नमस्कार, गुड इवनिंग। बहुत स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं खबरों का महाबुलेटिन न्यूज डिकोड, जहां मिलती है आपको खबर A to Z। शुरुआत करते हैं आज की खबरों को जानने और समझने और विश्लेषण करने की। देखते हैं आज का न्यूज डिकोड। शराबबंदी और इससे जुड़ा वायदा छत्तीसगढ़ की पॉलिटिक्स का हमेशा से एक बड़ा हिस्सा रहा है। छत्तीसगढ़ ही क्यों, बल्कि सारे देश में इस वक्त आप देखें तो अवैध शराब, जहरीली शराब, इसको लेकर एक बहस है, क्योंकि कुछ घटनाएं और उनमें मौत का आंकड़ा हमने बढ़ते पाया। लेकिन छत्तीसगढ़ में अगले साल 2023 में क्या शराबबंदी सबसे बड़ा मुद्दा होगा? क्या बीजेपी इस मुद्दे पर कांग्रेस की सरकार को वाकई ऐसे ही तब भी घेर पाएगी? क्या 2023 चुनाव में जाने से पहले शराबबंदी को लेकर सरकार वाकई कोई बड़ा स्टेप उठा सकती है? ये सारे सवाल हम क्यों कर रहे हैं और क्या इसको लेकर तैयारियां, इस पर पहले एक रिपोर्ट देख लें। ओडिशा बॉर्डर, महाराष्ट्र बॉर्डर, मध्य प्रदेश बॉर्डर, झारखंड बॉर्डर, छत्तीसगढ़ की सीमा जिन जिन राज्यों से लगती है, वहां से शराब की अवैध आमद और प्रदेश में फैलता नेटवर्क अब एक बड़ी समस्या बनकर उभरा है। चिंता की बात यह कि नेक्सस प्रदेश की राजधानी रायपुर तक आ पहुंचा है, जिस पर विपक्षी दल भाजपा कांग्रेस सरकार पर पुरजोर तरीके से हमलावर है। शराबबंदी का वादा किसने किया? छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने किया था। गंगा जल उठा करके कसम खाया था। क्या हुआ? गंगा जल का अपमान ये सरकार कर रही है। जो अवैध शराब का कारोबार चल रहा है वो कांग्रेस विधायकों के समक्ष चल रहा है। सीनियर विधायक सत्यनारायण शर्मा ने यह दावा किया कि जब तक पूरे देश में शराबबंदी नहीं होगी, तब तक प्रदेश में शराब की अवैध आमद और बिक्री नहीं रुक पाएगी। कांग्रेस ने पलटवार में यह भी कहा कि भाजपा केवल इसे एक सियासी मुद्दे के तौर पर जिंदा रखना चाहती है। जब तक पूरे देश में एक साथ शराबबंदी नहीं होगी, तब तक इस समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। सभी दल बैठ कर के विचार करेंगे तो एक अच्छा नतीजा हासिल सामने आएगा। विपक्ष उनके पास कोई मुद्दे नहीं रहते, इसलिए अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं। 15 सालों में डॉक्टर रमन सिंह जी ने ही जो प्राइवेट हाथों से छीनकर सरकार अपने हाथ में ले ली था, उसी को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार ने किया था। दरअसल किसी भी प्रदेश में सरकार के लिए शराबबंदी करना इसीलिए भी कठिन है क्योंकि शराब से राज्य सरकारों को सबसे बड़ा राजस्व हिस्सा मिलता है। छत्तीसगढ़ में भी सालाना 5,000 करोड़ से ज्यादा का राजस्व सरकार को शराब से मिल रहा है। तो बीते कुछ महीनों से अगर आप देखें तो प्रदेश में सियासत में, राजनीति में हर एक जगह शराब और शराब से जुड़े मुद्दे हैं और इसी मुद्दे के बहाने लगातार बीजेपी सरकार को घेरती है। तो आज अवैध शराब के मुद्दे के ऊपर जो कुछ बातें हुई हैं, इसके बाद शराबबंदी और इससे जुड़ी हुई तमाम बातों को हम डिकोड करने वाले हैं। दरअसल फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे FICCI, जिसे हम आम भाषा में फिक्की कहते हैं, उसकी एक रिपोर्ट है जो कहती है कि देश में अवैध शराब का कारोबार 23,466 करोड़ रुपए का है। फिक्की के मुताबिक अवैध शराब की तस्करी की वजह से सरकार को 15,262 करोड़ का नुकसान होने प्रति वर्ष का एक आकलन है, अनुमान। और ये नुकसान हर साल बढ़ ही रहा है, कम नहीं हो रहा है। जिन राज्यों में शराबबंदी है उन राज्यों में शराब की तस्करी ज्यादा होती है। पिछले दिनों बिहार में 70 लोगों की मौत जहरीली शराब पीकर हुई। इसका अर्थ ये नहीं है कि शराबबंदी का विरोध कोई करे या इसी बात को तर्क बनाए, पर एक फैक्ट है जो सबके सामने है। सच्चाई ये भी कि छत्तीसगढ़ में अगर आप देखें तो एक तरफ आरोप सफाई का दौर है, तो दूसरी तरफ प्रदेश का 60% हिस्सा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जहां अपना एक अलग थोड़ा सा व्यवस्थाएं हैं। शराबबंदी वहां पूरी तरह हो पाएगी संभव नहीं है, क्योंकि वहां ग्राम सभाओं की अनुमति की आवश्यकता है, अनिवार्यता है। सच ये भी कि अनुसूचित इलाकों में बहुए से जो शराब बनती है उसका अपना एक चलन है, वो उनकी संस्कृति का हिस्सा है, उसको आप पूरी तरह से रोक नहीं सकते। एक और कड़वी हकीकत ये कि देश के जिन चुनिंदा राज्यों में शराबबंदी लागू है, जैसे बिहार का हमने जिक्र किया, वहां पर अवैध शराब से, जहरीली शराब से मौत का आंकड़ा दिखता है और इसमें हर वो स्टेट शामिल है जहां अवैध शराब की पूर्ति हुई। सच ये भी कि कांग्रेस ने 2018 के मैनिफेस्टो में 36 वायदे किए थे, अधिकांश पूरे होने का दावा वो करते हैं, लेकिन शराबबंदी आज तक कर नहीं पाए हैं।
जानकार मानते हैं कि 23 के पहले जरूर सरकार यहां ऐसा कुछ कर सकती है जिससे लगे कि शराबबंदी प्रदेश में लागू करने की तरफ सरकार बढ़ी है, और यह भी हो सकता है कि वो इसका ऐलान कर दें। लेकिन इसके पहले जो अभी आप सुन रहे थे सीनियर विधायक को जो शराब से बनी समिति के बारे में बोल रहे थे, उनकी बातों को देखकर लगता है कि अभी इस पर कोई ठोस कंक्रीट करने की दिशा में फिलहाल कोई दल अग्रसर नहीं है। अब आते हैं मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स पर। विधानसभा की शीत सत्र के पहले दिन बीजेपी और कांग्रेस विधायकों में तीखी नोकझोंक हुई। पहले एक रिपोर्ट देखें, फिर इसके विस्तार में जाएंगे। विधानसभा के शीत सत्र में कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को लेकर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए बीजेपी सरकार के खिलाफ 51 मुद्दों पर चर्चा की मांग की। इसमें 110 करोड़ रुपए का टेक होम राशन घोटाला, महाकाल लोक निर्माण घोटाला, आयुष्मान भारत योजना घोटाला, अस्पतालों में आगजनी की घटनाएं, शराबखोरी को बढ़ावा देने वाली योजनाएं, जहरीली शराब पीकर होने वाली मौतें, अवैध उत्खनन, किसान विरोधी नीतियां, रिक्त सरकारी पदों पर बेरोजगारों की नियुक्ति, प्रोफेसर भर्ती घोटाला, सरकार पर कर्ज और बढ़ती महंगाई जैसे मुद्दे शामिल हैं। कांग्रेस ने ऐसे 51 एजेंडों पर सरकार को घेरने के लिए आरोप पत्र तैयार किया है। सरकार ने जो जो अवैधानिक कृत किए हैं, जनता के विरोधी कार्य किए हैं, मध्य प्रदेश के खजाने को बेरहमी से लूटा है, इन तमाम मुद्दों को, मंत्रियों के भ्रष्टाचार के कुछ मुद्दे हैं, इनको लेकर माननीय अध्यक्ष जी को आज हम सत्र के पूर्व और अपने साथियों के साथ अविश्वास प्रस्ताव का पूरा विवरण पेश करेंगे। कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव का जवाब देने बीजेपी ने भी कमर कस रखी है। सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के पास अविश्वास का कोई मुद्दा नहीं है। एक राजनीतिक परंपरा है, उसका वो पालन कर। शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन में तीखी नोकझोंक हुई। ऐसे में आने वाला हर एक दिन सियासी घमासान वाला होगा, इसके पूरे आसार हैं। तो आपने देखा कि मध्य प्रदेश में कैसे कटाक्षों के सहारे सियासत हो रही है। अब तो सवाल ये उठता है कि शीतकालीन सत्र में कौन किस पर भारी पड़ेगा। फिलहाल इस सत्र में जो कुछ हो सकता है या हो रहा है, इसको डिकोड करते हैं। विधानसभा और लोकसभा में सत्र विपक्ष के सरकार को घेरने का अवसर देते हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के लिए यह शीतकालीन सत्र भी कुछ ऐसा ही अवसर होगा। कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ एक लंबी चौड़ी चार्जशीट तैयार कर ली है। 51 मुद्दे हैं, चर्चा की मांग इस पर वो कर रहे हैं। यहां यह भी जान लेना, समझ लेना आवश्यक है कि सरकार अक्सर विपक्ष को भ्रमित करने की कोशिश भी करती है। कांग्रेस पार्टी की बात हो रही थी। कांग्रेस की तैयारी से ये बात तो साफ है कि वो अब की बार कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। अपना केस बड़ी शिद्दत के साथ जनता की अदालत में लड़ पाए, इसके लिए जरूरी है सदन में बात रख पाए। देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस के आरोप या 51 जो लिस्ट में बिंदु हैं, इसका जवाब सरकार सीधे तौर पर देती है, आंकड़ों के साथ देती है, या केवल जुबानी जमा खर्च होता है। ये भी देखना है कि जनता तक कांग्रेस किस तरीके से इन मुद्दों को आगे पहुंचाएगी। वैसे आज एक अच्छी बात हुई है जिसका जिक्र करना बेहद आवश्यक है। आज कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान को भारत जोड़ो यात्रा में सहयोग देने के लिए, प्रदेश में इसके शांतिपूर्वक संचालन में जो भूमिका रही, इसके लिए धन्यवाद दिया। और यहां पर आप ये कह सकते हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं में ये तालमेल हम कह सकते हैं संवैधानिक व्यवस्थाओं या लोकतंत्र के प्रति थोड़ा विश्वास बढ़ाता है। कोई किसी भी पक्ष में हो, व्यवस्थाएं बनाने में सहयोग होना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ कांग्रेस मिशन 2023 के मूड में आ चुकी। सरकार की 4 साल की उपलब्धि को लेकर एक प्लान तैयार हो रहा है। इसमें क्या खास है, देखें आप। 2018 में किसानों की कर्ज माफी और धान बोनस के मुद्दे ने कांग्रेस के 15 साल का सत्ता का वनवास खत्म किया। अब एक बार फिर 2023 में कांग्रेस किसानों पर दांव आजमाएगी। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि कांग्रेस का फोकस किसान था और किसान ही रहेगा। उन्होंने संकेत दिए कि कांग्रेस चुनाव से पहले फिर किसानों के लिए मास्टर स्ट्रोक की तैयारी में है। आज किसानों को 2640 रुपये प्रति क्विंटल की कीमत, हिंदुस्तान में ये राशि न कोई दे सकता न कोई सोच सकता। मंत्री जी के मन में खूब सोच है, विकास का खूब काम होने वाला है और कृषि तो हमारा फोकस कल भी था, आज भी रहेगा। 15 साल में 15 सीटों पर सिमट चुकी बीजेपी पिछली हार का बदला चुकाने पूरे दमखम के साथ मैदान में है। बीजेपी की नजर कांग्रेस की तैयारियों पर है और पार्टी 2023 के चुनाव में वापसी के समीकरण बना रही है।
यहाँ छत्तीसगढ़ में शाकंभरी योजना के पंप बंद हो गए, किसानों के बिजली के पंप के कनेक्शन मिलना बंद हो गए, ट्रैक्टर सब्सिडी पे मिलना बंद हो गया, कृषि उपकरण सब्सिडी पे मिलने बंद हो गए, नेटसेट हाउस सब्सिडी पे मिलने बंद हो गए, ड्रिप स्प्रिंकलर मिलना बंद हो गया। तो ऐसा लगता है कि 2500 रुपए देकर जैसे उन्होंने किसानों को खरीद लिया। इधर कांग्रेस ने भी प्रण लिया है कि 2023 विधानसभा चुनाव में वो 75 से अधिक विधायकों के साथ सत्ता में वापसी करेगी। तो साफ संकेत है कि कांग्रेस मिशन किसान के जरिए एक बार फिर से सत्ता में तगड़ी वापसी करने की राह तलाश रही है। आखिर मिशन किसान छत्तीसगढ़ के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट क्यों बन गया है, इस बात को डिकोड करते हैं। कांग्रेस इस बात को दरअसल अच्छी तरह समझती है कि सत्ता में बने रहना हो, वापसी करना हो तो किसानों का साथ आपको आवश्यक है। किसानों का चुनावी समीकरण बड़ा ही सरल है। छत्तीसगढ़ में करीब 40 लाख परिवार खेती किसानी से डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इनमें तकरीबन 25 लाख किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीयन करवाया। अगर हर परिवार से 2-2 वोटर भी आप मान लें तो फिर इन लाभान्वित लोगों में वोटर्स की संख्या 50 लाख ठहरती है। 2018 के चुनाव में कांग्रेस को 43% यानी कि 60 लाख से अधिक लोगों ने वोट किया था। जाहिर है कि कांग्रेस पर किसानों का भरोसा बरकरार रहा तो 2023 में भी कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है, और अगर ये प्लान कामयाब रहा तो बड़ी धमक के साथ में वापसी कर सकती है। और इसीलिए कांग्रेस ये खुलकर स्वीकार करती है कि कल, आज और आने वाले कल में कांग्रेस का फोकस केवल किसानों पर था, है और रहेगा। अब मध्य प्रदेश में मदरसों पर चलते हैं, जहां जांच की बात क्या कही वहां के गृह मंत्री ने कि मामला मदरसा बनाम सरस्वती शिशु मंदिर पाठ्यक्रमों की जांच तक पहुंच गया। क्या हो रहा है वहां, इस रिपोर्ट में देखिए। आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। मध्य प्रदेश में मदरसों में पढ़ाई जाने वाली किताबों की जांच कराने की बात का विरोध शुरू हो गया है। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के बयान का विरोध करते हुए कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरस्वती शिशु मंदिरों की भी जांच कराने की मांग कर दी। मसूद का आरोप है कि यहाँ केवल मदरसों को टारगेट किया जा रहा है। कि जब बार बार मदरसों को टारगेट करते हैं तो आपको कभी सरस्वती शिशु मंदिर भी देखना चाहिए, जो संघ के द्वारा वहाँ क्या पाठ्यक्रम चल रहा है। इसके पहले नरोत्तम मिश्रा ने रविवार को कहा था कि प्रदेश के कुछ मदरसों में आपत्तिजनक कंटेंट पढ़ाया जा रहा है। इस शिकायत पर स्थिति साफ करने के लिए मदरसों की पठन सामग्री की जांच के लिए जिला कलेक्टर्स को निर्देश दिया जाएगा। कुछ मदरसों में आपत्तिजनक पढ़ाने से संबंधित विषय ध्यान में लाया गया है। कलेक्टर महोदय को कहेंगे कि संबंधित शिक्षा विभाग से वो इसकी स्क्रूटनी करा ले। दरअसल हाल ही में राज्य बाल संरक्षण आयोग ने कई जिलों में जाकर मदरसों का औचक निरीक्षण किया था। आयोग का दावा है कि कुछ मदरसों में आपत्तिजनक सामग्री बच्चों को पढ़ाई जा रही है। इन शिकायतों के बाद ही गृह मंत्री ने मदरसों के सिलेबस की जांच की बात कही थी। इस बयान पर सूबे में सियासी पारा चढ़ा हुआ है। तो कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद अक्सर कुछ न कुछ ऐसा कहते हैं कि वो सुर्खियों में रहते हैं, लेकिन आरिफ मसूद ने फिलहाल सरस्वती शिशु मंदिर के पाठ्यक्रम की जांच की मांग की, और इस मांग में कितना दम है, कितनी जायज है, इस बात को भी समझना आवश्यक है। सरस्वती शिशु मंदिर में जो भी पढ़ाई होती है वो शिक्षा मंडल के अनुरूप कराई जाती है। शिक्षा मंडल का अर्थ है राज्यों का शिक्षा बोर्ड। शिशु मंदिर राज्य सरकार से अनुमति से संचालित होने वाली संस्थाएं। शिशु मंदिर में वही पाठ्यक्रम होता है जो बाकी के किसी भी सरकारी स्कूल में होता है। अर्थ यह है कि सरस्वती शिशु मंदिर शिक्षा विभाग के अंतर्गत उनके नियमों के तहत संचालित होने वाला विद्यालय है। ऐसे में पाठ्यक्रम की जांच की मांग करना समझ से परे कोरी राजनीति लगता है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मदरसों की जांच की बात इसीलिए कही क्योंकि कई मदरसों में शिकायत थी, लेकिन ये बात क्यों कहनी पड़ी, इस पर सबको थोड़ा विचार करना चाहिए। सिर्फ सियासत करने के लिए आप कोई बयान दे दें, किसी को गलत ठहराने के लिए, आप अपने गलत को जायज बताने के लिए किसी और की गलती का सहारा लें, तो ये बात निश्चित तौर पर आने वाले समय में जनता आज भी समझ रही है और कल भी इनका समझकर जवाब दे सकती है। आखिर सबको जवाब जनता की अदालत में जाकर देना है। भारतीय जनता पार्टी ने आज छत्तीसगढ़ की सरकार पर गंभीर आरोप लगाया। रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 5000 करोड़ के चावल घोटाले की बात बीजेपी ने की है। क्या आरोप है, क्या उनके तथ्य हैं, जरा देखें आप। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने राज्य सरकार पर 5000 करोड़ के चावल घोटाले का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत
और अमित साहू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत आए चावल में बड़ी हेरफेर की गई। 1,50,00,000 क्विंटल चावल गायब है। चावल खाने से भी परहेज नहीं है। ये 5,127 करोड़ नहीं, ये अगर इसका आंकड़ा गिना जाएगा, अभी तो समाचार पत्रों में कि जो लोग राशन दुकानों से चावल नहीं उठाते हैं वो चावल कहाँ गया। अगर पूरा हम ये करेंगे तो 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला कांग्रेस की सरकार में गरीबों के राशन में चावल में हुआ। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया। सीएम भूपेश ने कहा कि बीजेपी के पास अब कोई मुद्दा नहीं बचा। वहीं मरकाम ने बीजेपी को नान घोटाले की याद दिलाई। चावल है वो सीधी बात सबको आधार कार्ड से लिंक कर दिया गया है, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। तो वहाँ तो जिसके पास रहता था देखिए 10-10, 20-20 का राशन कार्ड। मैं तो बहुत सारे ऐसे लोगों शहर में जानता हूँ जिसके पास 100 कार्ड रहता था, और जिसके जो जरूरतमंद है उसके पास एक भी राशन कार्ड नहीं होता था। वो दौर भी हम लोगों ने देखा है। लेकिन आज सबके पास राशन कार्ड है, सबको चावल मिल रहा है, और यदि कहीं शिकायत है तो उसकी कार्रवाई होगी। कोरोना काल से अब तक केंद्र सरकार देश भर में गरीबों को फ्री में राशन दे रही है, जिसके आवंटन में धांधली के आरोप के बाद पक्ष विपक्ष में वार पलटवार तेज हो गए। चलिए, तो खुली चुनौती दी गई है कि अगर कोई तथ्य है तो इसमें पेश करें। फिलहाल तथ्य नहीं है, केवल एक आरोप है, एक आसार है। इधर इंदौर के शिव मंदिर में जो कुछ पिछले दिनों हुआ, उस अश्लील हरकत को करने वाला वसीम गिरफ्त में आ चुका है। दूसरे मंदिरों में भी अब लोग सुरक्षा की मांग उठा रहे हैं और इस मामले में मिसाल कायम करने वाली कड़ी कार्रवाई की बात कह रहे हैं। हुआ क्या ऐसा, देखें आप। शिव मंदिर में अश्लील हरकत करने वाले महापापी वसीम के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की जा रही है। इंदौर के प्रकाश नगर रहवासी संघ में इस बात को लेकर आक्रोश है। लोग कठोर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं बजरंग दल इसे धार्मिक जिहाद बता रहा है। घटना को सोची समझी साजिश करार दिया है। हमारे हिंदू धर्म को अपवित्र करना चाहते हैं तो इसके लिए तो एक्शन मोदी जी को भी लेना चाहिए। अब अगला आह्वान यही रहेगा कि ऐसे जो धार्मिक आस्था को ठेस उठाएंगे उनको उनकी भाषा में ही जवाब दूंगा। अब उनको सड़कों पे जुलूस निकालूंगा। सरकार के मंत्री आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कहते हैं तो कांग्रेस विधायक कमलेश्वर पटेल ने कहा कि ऐसी हरकत करने वाले को बख्शा नहीं जाना चाहिए। गलत काम है, जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। उसे गिरफ्तार कर लिया है। तो मानसिकता का परिचय है और ऐसी उद्दंडता करने वालों को कठोर दंड मिलेगा ही संविधान। कोई भी अगर इस तरह का काम किया है तो दोषी है, उनके खिलाफ जो भी एक्ट बनता है कार्रवाई होना चाहिए। पुलिस ने आश्वासन दिया कि इंदौर के मंदिर में पाप करने वाले आरोपी का मकान तोड़ा जाएगा। तो अब इंदौर में एक सोचे समझे षड्यंत्र की गुंजाइश लोग देख रहे हैं और एक सीरियस जांच की मांग कर रहे हैं। मंदिरों की सुरक्षा पर सवाल उठ रहे हैं। मंदिर में अश्लील हरकत करने वाला गिरफ्तार तो हो चुका है, लेकिन सवाल यहां यह कि आखिर मानसिकता इसके पीछे क्या हो सकती है। डिकोड करते हैं हम जरा इसे। एक बात जो पूरी तरह साफ है कि आरोपी युवक धार्मिक तौर पर बेहद कट्टर है। वो सिर्फ अपने धर्म को सम्मान देता है। उसकी नजर में संभवतः दूसरे धर्म की, उसके पवित्र स्थानों की, लोगों की भावनाओं की कोई कदर नहीं। आरोपी युवक मंदिर में अश्लील हरकत करके वहां खुश होता भी नजर आया। उसे लगा कि उसने कोई बड़ा महान काम किया, जबकि मंदिर के भीतर एक पवित्र परिसर में इस तरह की घिनौनी हरकत करना बेहद घृणित कृत्य है। आरोपी युवक ने ऐसा करके समाज में एक तरह का तनाव ला दिया, दो वर्गों के बीच में एक टकराव के हालात बना दिए। क्या यही वो चाहता था? ये प्रमुख सवाल। आरोपी युवक की पृष्ठभूमि को परखा जाना चाहिए, जांचा जाना चाहिए। कहीं इस युवक के संबंध कट्टरपंथी संगठन से तो नहीं है? कुछ ने तो खुले आरोप इस बारे में लगाए। जिनके संपर्क में आकर युवक ऐसी हरकत करा, जरा उनको भी ट्रैप किया जाए। पुलिस को इस घटना को संजीदगी से लेना चाहिए और वो ले भी रहे होंगे, क्योंकि लोग इस बात से बेहद आक्रोशित हैं। लोगों ने मोर्चा खोला है, घेराव किया है और उनको एक आश्वासन भी मिला है। अब इस मामले में पूरा सच क्या है? क्या ये सिरफिरा है? लोगों ने इसे खारिज किया। क्या इसने जानबूझकर ऐसा किया है? पुलिस को पता लगाना है। क्या इसके पीछे कहीं कोई और फंडिंग या कोई और संस्था तो नहीं है? इसकी भी जांच पुलिस को करनी है। पूरे सच का इंतजार हम भी कर रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। परिवार का और अपना अच्छी तरह से ख्याल रखें और खबरों को डिकोड करने के लिए कल पुनः इसी मंच पर, इसी वक्त पर मुलाकात होगी। नमस्कार, शुभ रात्रि।